हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और तैयारी भी आपकी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें अब तक हम 2 सेट आपको करा चुके हैं और आज है ये सेट नंबर 3। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें, कैसी टाइलें, वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम देखेंगे L बराबर जो दिया है 1517 सेंटीमीटर, इनको ना हम एक ही यूनिट में चेंज करेंगे, और B बराबर 902 सेंटीमीटर। कम से कम वर्गाकार टाइलों के लिए हमें बड़ी से बड़ी टाइल निकालनी होगी। तो बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या करेंगे कि SCF ज्ञात करेंगे। क्या SCF? तो इनका SCF ज्ञात करना आपको आता ही होगा। तो SCF करेंगे भाग विधि से ज्ञात। तो 902 1517 1 5 1 6 यानी 615। जो शेष बचता जाएगा उसी से हम डिवाइड करते जाएंगे एक बार। 7 8 और ये 2 287 से 615 में डिवाइड करेंगे। 2 बार 2 7 14 और ये 57 यानी 41, और 41 से 287 में है तो ये जाएगा 7 बार 287। तो हमारा जो SCF होगा वो होगा 41, यानी वर्गाकार जो टाइल होगी उसकी बड़ी से बड़ी भुजा होगी 41। तो इसका कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर टाइलों का क्षेत्रफल, क्योंकि ये टाइलें इसी फर्श पर ही बिछाई जाएंगी। टाइलों का क्षेत्रफल, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 1517 इंटू 902, और ये 41 इंटू 41 और इंटू x, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल ही होगा 41 इंटू 41 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो x बराबर 1517 इंटू 902 इंटू 41 इंटू 41, तो ये आपका होगा 814 बार। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 814 टाइलें आएगा, क्योंकि हम इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि समय कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका लासा तथा मासा। तीन तथा 105 है। मासा कितना है 3 और लासा कितना है 105। तो उनके व्युत्क्रमों का, तो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे हमारी संख्याएं A और B, अब इनका व्युत्क्रम होगा 1/A और 1/B। इनका योग पूछा गया है, तो ये AB और ये होगा B + A, यानी हमें इनका योग चाहिए और इनका गुणनफल चाहिए। तो योग तो हमारे पास दिया गया कितना, 36, कितना है 36 है। अब कह रहा है गुणनफल और चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है A गुणा B, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और मासा गुणा लासा। तो मासा गुणा लासा, तो मासा लासा हमारे पास है ऑलरेडी, A 3 इंटू 105 और ये हो गया A इंटू B बराबर। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 3 इंटू 105, तो ये आएगा 3 इंटू 105। डिवाइड करोगे 3 से 12 बार और 3 से 4 और ये 35, तो आपका आंसर होगा 4/35। तो ये ऑप्शन नंबर आपका A इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है, A। अगला क्वेश्चन है, A ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया और कुछ समय बाद B उसमें 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया। कितने के साथ, 37,500। और वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में ये लाभ को बांट लेते हैं। तो क्या करेंगे, 75,000
नहीं, एक का निवेश, इसका जो फॉर्मूला होता है एक का निवेश गुणा एक का समय बट्टे बी का निवेश गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टे बी का लाभ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए का निवेश कितना है, ए का निवेश दिया है ये 75,000, 75,000 गुणा, ये तो इसका कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, तो वर्ष के अंत में ये बांट रहा है, तो इसका मतलब है 12 महीने। अब ये कह रहा है कि 37,500 और x महीने के लिए, और 3/1, ये इससे जाएगा कितने बार, 2 बार, और ये जाएगा 4 बार। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8, यानी x जो b का जो निवेश रहा है वो कितने समय तक रहा है, 8 महीने तक तो रहा है, तो इसका मतलब 12 महीने में 8 महीने तक रहा है, तो 4 महीने बाद, कितने महीने बाद, 4 महीने बाद शामिल हुआ, यानी कौन सा आंसर सही है, 4 महीने बाद शामिल हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुल छात्रों में 504 कुल छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 504, इसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है, 13 और 11। तो अब इसमें कहा गया कि 3 लड़कियां और शामिल हो जाती हैं, तो ये नया अनुपात क्या होगा, तो बॉय प्लस गर्ल हैं कितने, 504, और इनका जो रेशियो है वो 13:11 का है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 24, 24 यूनिट की जो वैल्यू है 504, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 24 दूनी 48, 24 से कम 24, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 21 का गुणा कर देंगे, 21 × 63, 6 और 21 छिक्के 21 और 6 27, 273, और इसमें भी 21 का 1 231, 231। अब यह कहा गया इसमें लड़कियां कितनी जोड़ दी जाएं, 3, तो ये 234, 273 और ये 234। अभी चेक करना पड़ेगा कितने से ये कटेंगे, तो ये जो कटेंगी हमारी, इसका आंसर ये कट के आएंगी 7:6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 और 45 तक सभी पूर्णांकों का योग कितना है, 20 और 45 तक सभी पूर्णांकों का योग कितना है, तो 20 से लेके 45 तक तो हम क्या करेंगे, 20 + 21 + 22 प्लस, और कहाँ तक चलेंगे हम, 45 तक। तो हमें मालूम है कि कुल पदों का योग कैसे निकलेगा, हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने एवरेज पढ़ा है, तो एवरेज में क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो हम यहाँ योग के लिए क्या कर सकते हैं, एवरेज गुणा पदों की, एवरेज गुणा पदों की संख्या। तो अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले ये सभी क्रमांक संख्याएं हैं, तो क्रमांक संख्याओं का एवरेज क्या होता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बट्टे 2, 20 + 45 और बट्टे 2, ये इनका एवरेज हो गया। और इनके योग के लिए क्या करेंगे, सॉरी, कुल पद कितने हैं, पद कितने यानी 20 से बाद में होते 45 तक, तो ये हो जाता है हमारा 25, और एक 20वां भी है तो इसमें होंगे 26 पद, तो ये हो जाएगा 13, तो 65 × 13, तो 13 पंजे 65 और 13 छिक्के 78 और 6 84, यानी 845 इनका योग होगा। तो सभी पूर्णांकों का योग कितना है, 845।
ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ना थोड़ी सी ऑप्शंस में एक में मिस्टेक है। उसमें ये है कि जो 35 डबल 0 4 1 है, यहाँ जो लिखा है नहीं 35 डबल 0 6 4 1 होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 और 8, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 और 8 है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं एक बार। 1 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देखो ये 3 आ गया, तो ये लास्ट वाली संख्या में क्या है, 3 इकाई का अंक है, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर होगा, देखो रेट कितना है 10%, 1/10, मूलधन हमारा 2000 और वर्ष 3 है। तो हम क्या करेंगे कि 2000 रुपये पर 1/10, तो कितना आएगा ये 200, 1/10 ये कितना आएगा, ये भी आएगा 20, और ये 1/10 कितना आएगा 2। तो ये ना हमारा पहला जो होगा 200, ये तो होता है हमारा साधारण ब्याज। और जैसा कि हमें पता है, इसके लिए एक आप कोड लिख लो, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे करके पहले एक समझ लो एक बार। जैसे 2000 रुपये हैं ये, P बराबर 2000, रेट हमारा 10% है, तो पहले वर्ष के लिए जो 10% होगा तो वो कितना होगा 200 होगा। दूसरे वर्ष के लिए जो होगा 10% वो भी कितना होगा 200 होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस ब्याज पर भी हमें ये 10% मिलेगा, तो ये कितना आएगा 20। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का CI, तो उसके लिए क्या करेंगे 21, ये कोड बना लेंगे हम। क्योंकि 21, क्योंकि ये 200 2 बार है तो 2 हो गया, और 20 एक बार है, तो ये हो जाएगा 21। अब यहीं पे आ जाए 3 वर्ष की बात, तो 3 वर्ष की बात ये होगा 200, फिर इस पर भी मिलेगा 10%, ये भी 20 हो जाएगा, इस पर भी 20 हो जाएगा, और इस पर ये 10%, तो ये हो जाएगा 2। तो अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष का CI क्या होगा, 3 वर्ष का CI, तो ये आएगा आपका 3 3 और 1, यानी आपका कोड बन जाएगा 3 3 और 1। तो हमें क्या करना है, 3 3 1 कैसे कि 200 200 200, ये भी 3 बार है, 20 20 और ये 20, ये भी 3 बार है, और ये लास्ट वाला सिर्फ 1 बार है। तो हमने क्या किया कि 3 वर्ष का जब भी हम ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि इसको ना ऐसे अगर करेंगे तो हम भूलने का ज़्यादा रहता है डर। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसको ना एरो बेस पे ले लेंगे, जैसे कि 2 साल का है तो सिर्फ 2 एरो, 3 साल का है तो 3 एरो। तो इसमें क्या किया कि 1/10 की 200, इसका भी 20 और इसका 2। तो अब ये जब भी आएगा, ये कितने भी वर्ष का हो और ये पहले वाला स्टेप होगा, ये सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज होगा, है ना। और इसके बाद में ये जितना भी ये बाद का आएगा, तो ये क्या आएगा हमारा CI और SI का डिफरेंस होगा। तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे और ये 1 का, तो 60 + 2, तो कितना आ जाएगा 62। 62 हमारा क्या है, डिफरेंस है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार, एक सेकेंड, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया, उन्होंने कोई बिजनेस किया होगा जिसका उन्होंने लाभ साझा किया, तो 3000 रुपये उनका लाभ था। जेड यानी एक्स का जो शेयर है, एक्स का जो शेयर है वो जेड की तुलना में 400 कम है, और वाई का हिस्सा है जेड की तुलना में 200 कम है। तो XYZ का लाभ कितना कितना रेशियो है, ये जो पूछा गया है। तो देखो एक्स का जेड,
तो हम क्या करेंगे, x और ये z की तुलना में 400 कम है तो इसको मान लेते हैं a, और ये हो जाएगा a माइनस 400। ठीक है। दूसरा है y का हिस्सा z की तुलना में कितना कम है, 200, तो ये हो गया a माइनस 200। ठीक है। अब ये कह रहा है कि तीनों का टोटल जो है, तीनों का टोटल कितना है, 3000 है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 3000। ठीक है। अब ये 3a बराबर 300 3600, तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1200, a की वैल्यू 1200। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो z का तो आ गया 1200 और a का कितना आ गया, x का 800 और y का कितना आ गया 1000। पूछा किसका है, x, y और z, इनको ना सीक्वेंस में लिखेंगे, गलती नहीं करनी क्योंकि x है, z है, y है, हमारा क्रम थोड़ा सा उल्टा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, y और z। तो अब x कितना है 800, y कितना है 1000 और z कितना है 1200। तो 400 200 से कट जाएगा, 2 से 4, 2 से 5 और 2 से 6, 4, 5 और 6, इनका रेशियो बनेगा कितना, 4, 5 और 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो बच्चे कितने हैं, 3, तो परिवार की औसत आयु क्या है, देखो फादर प्लस मदर है ना, इनकी एवरेज आयु कितनी है 36, इनका एवरेज है। ठीक। अब क्या है, इनका योग पूछा है, योग कितना होगा, 36 गुणा 3 यानी 108, 108 इनका योग होगा। अब कह रहा है ये 3 बच्चे, कौन है, 3 बच्चे, इनका एवरेज कितना है 10, ये ना एवरेज है, तो हम क्या करेंगे, योग के लिए 3 गुणा 10 यानी 30। तो परिवार की औसत आयु पूछी है, औसत आयु हो गया। ठीक है। तो ये हो गया 138/5, तो 5 दूनी 10, 3 5 7 35.6, कहीं ना कहीं गलती है इसमें, एक सेकंड। ये कह रहा है कि ये माता और पिता ये 2 हैं, तो 36 दूनी 72 हो गया, कितना होगा 36 दूनी 72 और ये 30, तो कितना होगा ये 102, 102 हो जाएगा। अब आएगा ये 5 से, 5 दूनी 10, 0.4 यानी 20.4 वर्ष, कितना 20.4 वर्ष इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 8 दिनों में एक काम करता है जबकि बी उसे 12 दिन में करता है, सी वह काम कितने दिनों में करेगा। तो देखो सॉरी, देखो काम बराबर होता क्या है, क्षमता गुणा समय, काम बराबर क्षमता गुणा समय। हमें टोटल काम पता हो और किसी की क्षमता पता हो तो क्षमता से हम भाग दे देंगे तो हमारा समय आ जाएगा। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 8 दिन में, बी 12 दिनों में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो काम कितने दिनों में, टोटल काम कितना होगा। अच्छा एक और चीज, अभी ये कह रहा है कि तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 डेज में कर रहे हैं, तो अब इनका अब एलसीएम मान लेंगे, तो एलसीएम क्या मानेगा 24, मान लिया हमने 24 इनका काम हो गया, तो 8 3 काम पर डे, 2 काम पर डे और ये 8 काम पर डे हुआ। तो अब इसमें ये देखो ए कितना कर पा रहा है 3 काम, बी कितना कर रहा है 2 काम
और ए बी सी तीनों कर रहे हैं 8 काम एक दिन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखो 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तीनों मिलकर कितना कर रहा है 8। तो ये कितना हो जाएगा 3। सी की क्षमता होगी 3। हमें क्या पता था कि अगर क्षमता पता हो और काम पता हो, समय से भाग दे दें तो टोटल, सॉरी क्षमता से भाग दे दें तो समय आ जाएगा। तो काम कितना है हमारा 24। तो ये सी करेगा 24 काम है और इसकी क्षमता कितनी है 3। तो कितने दिन में करेगा सी 8 दिनों में सी काम को पूरा करेगा। नेक्स्ट, यात्रा पर गया एक आदमी, यात्रा पर गया एक आदमी पहली 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। औसत चाल, देखो औसत चाल के लिए कि बड़ा ही पॉपुलर है ये वाला फॉर्मूला, एवरेज स्पीड। इसमें क्या है कि कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक तो गया, ये जाता है, फिर इसी दूरी को वापस आते हैं। ये मान लो x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर पर आवर, ये इससे। तो इसके लिए अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 2xy और x प्लस वाई। अच्छा, अब इसमें ना ये कह रहा है कि इसने ये नहीं कहा कि वो दूरी गया उसी दूरी को वापस आए, इसने इनडायरेक्ट वे में कहा है 120 किलोमीटर तो गया है और 120 किलोमीटर ही वापस आया है। अगली 120 किलोमीटर तो हम ये कह सकते हैं 120 किलोमीटर ये गया और 120 किलोमीटर ये वापस आया। तो हम क्या करेंगे कि पहली इसकी स्पीड कितनी है 60, तो दूसरी कितनी है 80। तो अब इसमें यहाँ वैल्यू रख दो इसकी, 2 गुणा 60 गुणा 80 बट्टे 140। ये जाएगा इससे 2 से 7 बार, 2 से ये गया, ये आ गया 480 बट्टे 7। ठीक है, 400 यानी 90 होता तो 70 आ जाता, लेकिन 70 से कम आएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या क्या है। देखो 70 वाला तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से है कौन सा। देखो 7 छिक्के 42, कितना बचा 6 और 7 अट्टे 56 पॉइंट, 68 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 68 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, 68.57 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो कारों की गति का अनुपात 7:11 है। यार पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर। देखो इनकी जो गति का अनुपात है ये बड़ा सीधा सरल सा सवाल है। ये अगर 10 घंटे में ये चल रही है तो कितनी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये 10 की वैल्यू कितनी है 50, तो इन सीधा सीधा 5 गुना हो रहा है। तो ये भी 11 का 5 का गुणा कर देंगे तो 55 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड होगी 55 किलोमीटर पर आवर, यही पूछा गया है। ऑप्शन कहाँ है इसके, यानी ये रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में डाला जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई बताओ। अब एक बात बताओ, ये गोला है तो इसका आयतन और इस सिलेंडर का यानी बेलन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन और बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कटेगा, 4/3 और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर ये इसकी आर कितनी है 3, 3 इंटू 3 इंटू एच। देखो 9 से तो ये 9 चला गया, 3 से ये चला जाएगा, 9 3 27 चौके 108, यानी एच बराबर 108 सेंटीमीटर। यानी ये जो बेलन बनेगा गोले को कन्वर्ट करके
तो उसकी हाइट होगी 108 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये दिया है 1 पॉइंट, देखो इसमें ना है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट सभी इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं पॉइंट को देख के। जैसे पॉइंट दिखा डर लगना शुरू, लेकिन देखो इसमें बिल्कुल नहीं डरेंगे। देखो कैसे करेंगे, 1.25 इंटू 0.05 इंटू 0.004, इसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 0.5 को पॉइंट काटा, एक जीरो नीचे लगा लिया। सेम इसी प्रोसेस को यहाँ फॉलो करते हैं। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6 2 8, यानी इसके सभी पॉइंटों को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको जब पॉइंटों को हटा देंगे तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 125 यानी 625 और 4 यानी 2500, कितना हो जाएगा 2500 बट्टे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ना मैं सबसे बिल्कुल इजी, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, जिसे डर देख के डर लगता है, उसके भी बिल्कुल ये समझ में आएगा। यहाँ से 2 काट दोगे बिल्कुल आप। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अगर हमें और क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 25 बट्टे, ये 6 हो गया 10 की पावर 6, तो इसे लिख लेंगे 25 गुणा 10 की पावर 6, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में, है ना। तो जब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे भाग, तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन देख लो, 25 का कहीं 6 वाला पावर है नहीं, 0.25 ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा लें 0.25, तो पॉइंट इधर 2 लग रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 4 तो हो जाएगा। तो या तो ये आंसर हो या फिर ये आंसर हो। देखो ये भी नहीं है, ये कट जाएगा। देखो ये 0.25 ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये 3 वाला भी नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ गलत है। तो इसका ये 0.25 गुणा 10 की पावर -4 इज द राइट आंसर, ये वाला होगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पॉइंट ये यहाँ होना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए 67% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। उत्तीर्ण जो पास होने के लिए जो अंक उसको चाहिए उससे 192 अधिक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 67% अंक इसको मिले, अब इसको यहाँ से 192 हम माइनस कर देंगे, तो ये कितना होगा भाई, ये देखो पास ही हो पाएगा, है ना। तो अगला क्या है कि जबकि बी 27% अंक प्राप्त कर रहा है और ये 48 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से, 48 अंकों से। तो ये देखो 27% माइनस 48, इस बेचारे को 28 अंक और दे देते हैं, सॉरी 48 अंक, तो ये भी क्या होगा, पास हो जाएगा। ये दोनों पास हो गए। देखो ये भी पास है और ये भी पास है, तो हम दोनों पास को हम बराबर रख देंगे। 67% माइनस 192 बराबर 27% प्लस का 48। तो यहाँ से इधर लाएंगे तो ये होगा 20%, 40% बराबर, और ये इधर जाएगा तो 240। 40% की वैल्यू कितनी होगी, 240, तो 1% की वैल्यू 6 और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 600। कितनी आ रही है, 100% की वैल्यू 600। तो अब हम इसमें देखेंगे कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक क्या है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक क्या है, देखो तो उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना है, 27% अंक निकालने और उसमें 48 जोड़ देना है। तो इसका हम 27% निकाल लेंगे, तो 27% के लिए 2 जीरो कट जाएंगे, 6 सत्ते 42, 4 और 6 दूनी 12, 4 16 प्लस 48, यानी 210 अंक उसको अगर मिलेंगे तो व्यक्ति स्टूडेंट पास हो जाएगा। कितने अंक चाहिए उसको, 210। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 64 लीटर वाले डीजल के एक टिन से 8 लीटर बाहर निकाला गया, उसमें उतना ही पानी डाल दिया, यानी चोरी की गई। आप ये कहिए कि जैसे कि भाई डीजल रखा था, आपको पता नहीं, आपने क्या किया कि 8 लीटर लिया और उसमें उतना ही पानी मिला दिया,
यदि यह इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए तो अंत में टीन में डीजल की कुल मात्रा कितनी रहेगी। तो देखो इसको कैसे करोगे, पहले हम ये देखेंगे निकाला गया भाग, निकाला गया भाग कितना है, भाग की बात कर रहा है ये, निकाले गए भाग की बात की जा रही है। तो नहीं 8 लीटर निकाला है ना, और 64, तो कितना 1/8 भाग हमने निकाला। तो अब जो शेष रह गया उसमें मिश्रण में डीजल कितना भाग है, मिश्रण में डीजल 1 भाग तो हमने निकाल लिया, तो 7 बचा, वो भी 8 में से 7। तो जितने बार ये प्रक्रिया दोहराई जाए, जितने भी बार, उतने ही बार इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितने बार, 2 बार और दोहराएगी और 1 बार पहले, तो टोटल कितना हो गया 3 बार, तो 7/8, 7/8, तो कितना हुआ 343/512। तो अब ये तो डीजल है और ये क्या है आपका, ये 512 टोटल मिश्रण है। तो अब ये कह रहा है कि इसमें कुल कितनी मात्रा होगी, तो 512 की मात्रा कितनी है, ये 64। तो डीजल निकालना है, तो 64 इससे 8 बार जाएगा और 8 दिया 24, 8 चौके 32, 2 बचेगा और 8 दूनी 16। तो 42 वाला कोई ऑप्शन है, हाँ ये रहा 42.875 लीटर, तो यही आ जाएगा 875 लीटर। हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, पेपर में हमारी ना एक नज़र ऑप्शंस पे भी होनी चाहिए, जिससे कि आगे का काम हमारा आसान हो जाता है। वरना इसमें देते 0.85 में तो टाइम लगता। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे उसने दिया ही गया अलग अलग, तो हम उसका यूज करें। अगला क्वेश्चन है, पिता माता और बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। कितनी है, 38 वर्ष। 5 साल बाद, सॉरी 5 साल पहले देखते हैं, चलो 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु से 25% अधिक थी और माता बेटे की आयु का अंतर 31 था। यदि पिता और बेटे की आयु के बीच का अंतर 41 है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो वैसे अगर इसको करोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, पहले इसको बेसिक से देखते हैं शॉर्ट में। देखो ये कह रहा है कि पिता माता और बेटे की समेत एक परिवार की औसत आयु, देखो फादर मदर एंड बेटा, इनकी जो 38 वर्ष है ये क्या है, एवरेज आयु, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इससे 5 साल पहले, अरे यहाँ लिख देते हैं फादर मदर प्लस बेटा, है ना, प्लस सन लिख लो, ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। तो 38 वर्ष ये एवरेज है, हमने एवरेज ब्रैकेट में लिख लिया, इससे याद रहेगा। अब कह रहा है नहीं साहब, ये 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले किसकी दे रहा है, पिता की उम्र और माता की उम्र से 25% अधिक थी, फादर एंड मदर, यानी 25% अधिक थी तो माता की 4 होगी तो पिता की 5 होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि माता और बेटे की आयु, देखो मदर में से अगर सन की आयु माइनस करेंगे तो 31 ईयर है, ठीक है। पिता और बेटे का अगर माइनस करोगे आप, पिता और बेटे का माइनस करोगे तो ये अंतर 41 वर्ष है। देखो अब इसको ना यहीं पर समझते हैं सवाल को, यहाँ कैसे समझोगे। देखो अब ये कह रहा है कि देखो जो बेटा है वो माँ से 31 साल छोटा है, ठीक है, और पिता है वो बेटे से 41 साल बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं पिता की भी उम्र इतनी है, माता की भी और इनकी, लेकिन यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो बेटा तो वही है सेम, और माता पिता है, तो यानी यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी बेटे को अगर यहाँ रखा तो 41 वर्ष, तो जो फादर और मदर की एज का जो डिफरेंस है सीधा सीधा कितना आ रहा है, 10 वर्ष। तो हम यहाँ से देख पाएंगे कि एक की वैल्यू 10 वर्ष, तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी 50 वर्ष, कितनी होगी भाई 50 वर्ष। तो अब ये उम्र जो कब की है, 5 साल पहले की है,
लेकिन ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें 5 और प्लस कर दो, तो कितनी होगी पिता की 55 वर्ष उम्र होगी। कितनी? 55 वर्ष। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन की गति अपने पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी है। इसके अलावा तीसरे घंटे के दौरान इसकी गति पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गति के योग का 2/3 है। अच्छा, यदि पहले गए घंटे के दौरान, अच्छा ये जो कह रहा है कि यदि पहले घंटे के दौरान जो चाल थी उसी चाल से चलती तो वह 180 किलोमीटर कम चलती। इसमें थोड़ा सा कहीं लैंग्वेज में दिक्कत है, यानी यहाँ से ये देखो, यदि पहले घंटे के दौरान जितनी चाल थी उसी चाल से अगर चलती तो 180 किलोमीटर की दूरी कम चलती है ना। तो पहले 3 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत गति का पता लगाओ। देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं पहला घंटा ए से लिख लेते हैं, दूसरा घंटा बी, तीसरा घंटा सी, ऐसे समझने के लिए। तो अब यहाँ देखो ए बी, तो ये कह रहा है कि पहले ट्रेन की गति अपनी यात्रा के पहले घंटे के दौरान दूसरे घंटे की तुलना में आधी थी, तो ये ठीक है, ये गति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके अलावा तीसरे घंटे के दौरान इसकी गति पहले 2 घंटे के दौरान इसकी गति के योग का 2/3, तो इसकी गति के योग का 2/3, पहले 2 घंटे के दौरान की गति का 2/3 यानी 2/3 यानी 3 पहले था, तो देखो ये 3 है, तो इसका मतलब है सी भी 2 ही होगा, ठीक। अगर ये कह रहा है कि ये पहले घंटे के दौरान जो चाल थी अगर उसी से चलती तो 180 किलोमीटर कम चलती, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो पहले से ही चलती तो एक यहाँ चलती, एक यहाँ चलती और एक यहाँ चलती, तो कुल कितना चल पाती? 3 यूनिट। लेकिन वो चली कितना है टोटल? 5। तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 2 यूनिट वो कम चलती। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 180 किलोमीटर, 1 की वैल्यू 90 किलोमीटर, ठीक है, 1 की वैल्यू 90 किलोमीटर। तो अब वो पूछ रहा है तो पहले 3 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत गति, तो पहले 3 घंटे तो कितनी चली है वो? 2 और 2 4 और 1 5, 5 इंटू 90, यानी ये तो उसने कुल दूरी चली है, और ये कुल कितने? 3 घंटे में, 3 से गया 30, यानी 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 6,500 रुपये की राशि को 3 लोगों में इस तरह साझा किया जाता है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना समान हो। तो तीसरे व्यक्ति देखो कितना है, 6,500, कितने में? 3 लोगों में बांट रहे हैं हम, ए बी और ये सी। तो ये कह रहा है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना तो 4A, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना, ये आपस में बराबर है, ठीक है भाई, बराबर हो गए। तो ए बी सी, तो जब ये बराबर दिए जाएं तो हमें ए का रेशियो निकालना है, तो कैसे? इसको छुपा लेंगे हम, तो 3 दूनी 6, इसका नंबर आएगा तो इसे छपाएंगे, 4 दूनी 8 और ये 4, इसका नंबर आएगा तो 4 तिया 12, तो 2 से 3, 2 से 4 और 2 से 6, तो इसका आनुपातिक योग कितना हो गया? 13 यूनिट, और 13 यूनिट का 6500 और 1 यूनिट बराबर 500, कितना? 1 यूनिट बराबर 500। तो इसमें पूछा तीसरे व्यक्ति के हिस्से को ज्ञात करना है, तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना? 500 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 3000, 3000 इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है कि 2445 का 184%, 2600 का 172% और 2075 का 84% कितना होगा। देखो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेशन का सवाल है ना। ये आएगा आपका 4498, ये वाला 0.80। ये 172, ये माइनस है तो इसका निकालेंगे पहले जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा 1743। तो यहाँ पे और ये इसकी जो वैल्यू होगी इसकी 4472, तो 1743, ये आ गया 5 5 1 और 6.80 4472, ये आ जाएगा 0.803 और 8, 10 में से 4 गए तो 6 और 1, 1600 सॉरी 103, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है थोड़ा सा। 8 और 3 11 का 1, 9 4 13 और 1 14 का 4, 2 6.80 1743, तो ये आएगा पॉइंट का ये 0, 11 में से 3 गए 8, 13 में से 4 गए तो 9 और 12 में से 7 गए तो 5, 6 2 4 1.8 1743, 7 6 1769 इसका आंसर होगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ तक थे आपके कौन से, ये थे इस सेट के आपके 20 सवाल। इसका ऑप्शन देख लो कौन सा ही है, ये वाला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन कर लेना इसमें आप। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो भी आपकी राय है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप ये भी बताएं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही थे और गलत थे। थैंक यू सो मच।